सर और क्या खरीद कर लाए? मैंने कहा और मोबाइल, इस पर कितने का प्राइस लिखा है? 200 रुपए। ये भी 200 रुपए। अच्छा, फिर ये क्या खरीदा हमने? ये है कैलकुलेटर, कितने का खरीदा? मैंने इसके पर भी प्राइस देखा, इस पे प्राइस लिखा हुआ है, फिर से 200 रुपए। अच्छा, और मेरे पास एक और चीज है, मैंने कहा ये, इस पर प्राइस लिखा हुआ था 50 रुपए। मैंने कहा भाई मैं 4 चीजें ये लेकर आया हूं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं मैंने कितने पैसे दिए। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, करना भी क्या है, 200 जमा 200 जमा 200 जमा 50, 650 रुपए, बात खत्म। एक बार मैंने पेमेंटों को जोड़ दिया और पीसी निकाल दी, और दूसरी बार मैंने एसेट्स की वैल्यूज को जोड़ दिया और पीसी निकाल दी। ये 2 अप्रोचेज हैं। इसके आगे लिखा है ये बेहतर अप्रोच है, इसके आगे लिखा है ये बेहतर अप्रोच नहीं है। सीए साहब बताओ ये बेहतर अप्रोच क्यों और ये बेहतर अप्रोच क्यों नहीं? आप खुद ही समझ जाएंगे। जब मैं आपको ये कहता हूं ना कि मैंने दुकानदार को 650 दिए, तो पक्की बात है 650 का ही सौदा हुआ। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि मेरे मार्कर पर 50 रुपए लिखा है, इस पर 200 रुपए प्राइस लिखा है, इस पर 200 प्राइस लिखा है, इस पर 200 लिखा है, तो हो सकता है शायद मैंने 650 रुपए ना दिए हो, उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया हो, या उसने मुझसे कुछ पैसे ज्यादा चार्ज कर लिए हो सकता है। इसका मतलब ये एसेट्स मेथड रिलायबल नहीं है। एसेट मेथड मजबूरी का मेथड है। ये मैं तभी लगाता हूं जब मैं पेमेंट मेथड नहीं लगा पाता। जब मैं आपको नहीं बताता पेमेंट, तो आप इस मेथड को लगाते हो, अन्यथा आप अपने पास पेमेंट मेथड लगाते हो। लो बेटे, मैंने आपको इस चैप्टर की धरोहर रख दी। मैंने कहा सीए साहब क्वेश्चन ही आएगा कि हिंदुस्तान लीवर ने पॉन्ड्स इंडिया को ले लिया, कितने का लिया ये बताया नहीं है, तो पहले तो ये ढूंढना है कितने का लिया, ताकि मैं उसकी एंट्री डाल पाऊं। और कितने का लिया कैसे ढूंढेंगे? 2 तरीके हैं, या तो सारी पेमेंटों को जोड़ दो या सारे एसेट्स के वैल्यू को जोड़ दो। और पेमेंटों को जोड़ते हो अगर, तो वो ज्यादा अच्छा तरीका है। एसेट्स को जोड़ते हो तो वो कम अच्छा तरीका है। एसेट्स को मैं जोड़कर आंसर निकालूंगा, लेकिन कब जोड़कर आंसर निकालूंगा एसेट से? जब मैं मजबूर हो जाऊंगा, कोई तरीका नहीं होगा, तो मैं एसेट्स को जोड़कर आंसर निकालूंगा। और अगर पेमेंट से आंसर निकलता होगा तो पेमेंट से आंसर निकालूंगा। यहां तक की बात समझ में आ गई कि हम क्या सीखने जा रहे हैं? बेसिक आइडिया लग गया। अब इससे क्या होता है, इतनी चर्चा से ना कॉमन सेंस बन जाती है कि हम ये कर रहे हैं, फिर रटना नहीं पड़ता। अगर मैं कथा कहानी नहीं सुनाता कि मैंने 4 चीजें खरीदी बेची, तो आप रट लेते कि साहब ये रूल है इसका। मैं कोई रूल नहीं बताना चाहता, मैं कहता हूं आप फंडामेंटली चलिए, कोई मुश्किल काम है ही नहीं इसके अंदर, अंडरस्टैंड करके चलना है बस आपने उसके अंदर। आइए मेरे साथ साथ, मैं आपको पहले अपनी संपत्ति संभाल लूं मैं सारी की सारी यहां पर। हाँ जी, आइए इसके आगे लिखना स्टार्ट करें। नेट पेमेंट्स मेथड means purchase consideration is calculated by adding all payments made by new company to shareholders of old company। जो भी न्यू कंपनी पेमेंट्स कर रही है, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। अगर मैं इनको दी गई पेमेंट्स को जोड़ देता हूं तो क्या कहलाती है? यह कहलाती है नेट पेमेंट के द्वारा निकाली गई परचेज कंसिडरेशन, पेमेंटों का टोटल। बस एसेट मेथड को हम बाद में लिखने वाले हैं, इसका हम बनाएंगे अब एक छोटा सा प्रोफॉर्मा। हाँ जी,
इधर आ जाइए, लिखें फॉर्मेट्स। फॉर्मेट में लिखें पेमेंट टू, क्योंकि पेपर में तो परफॉर्मा चाहिए ना। पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स और अमाउंट। तो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो पेमेंट इन कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। भाई इन्हें पैसे जैसे मर्जी दिए जाएं। इक्विटी वालों कैश दो, इक्विटी दो, प्रेफरेंस दो, कैसे मर्जी दो। ये वर्किंग्स आपको भी नहीं चाहिए। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो बेटे ये जो पेमेंटें कर रखी हैं, दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। ये पेमेंट्स केवल किसको हो सकती है? ओनली फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ध्यान रखना, यहां केवल इक्विटी प्रेफरेंस, पेमेंट टू डिवेंचर की बात मत करना। जो पेमेंटें केवल की जा रही हैं कंपनी के मालिकों को, सिर्फ वही लेंगे। अच्छा, पेमेंट कैन बी इन एनी फॉर्म। हम पेमेंट किसी भी रूप में करें, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उन्हें शेयर दें, हम उन्हें प्रेफरेंस शेयर दें, हम उन्हें इक्विटी शेयर दें, हम उन्हें डिवेंचर दें, हम उन्हें कैश दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज दें। ये वर्किंग बेटे आपको स्पेस चाहिए कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए, और ये उसका टोटल आ गया परचेज कंसिडरेशन। दिस इज कॉल्ड पीसी। हम पीसी इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज एंट्री आप तभी कर पाएंगे जब आप उसकी परचेज कंसिडरेशन निकाल चुके होंगे। तो मैं इसलिए आपको पीसी निकालने सिखा रहा हूं कि पीसी कैसे कैसे निकाली जाएगी। ये पीसी निकालने का मैंने आपको क्या बता दिया? तरीका बता दिया। हम एक सवाल करना चाहते हैं जहां पर मैं आपको इस सवाल को कवर कराऊंगा कि इस सवाल के अंदर हम किस प्रकार से पीसी निकाली जाएगी। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे जहां पर हम लोग अपने पास इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। गुड़गांव में लगता है बच्चों से लिखना रह गया। कई बच्चे बड़ी हैरानी से देख रहे हैं। एक बार किरण ऐसा करो, दोबारा से इसे दिखा दो। बच्चे भी देख रहे हैं गुड़गांव आईजीटी में। लिख लिया क्या? वैसे ही देख रहे हो? तो सर वैसे ही देख रहे हैं हम तो, सर टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा ठीक है फिर। अच्छा सर एग्जाम्पल दो। मैंने कहा हाँ लो बेटे एग्जाम्पल लिखो। हम धीरे धीरे एग्जाम्पल को बनाने जा रहे हैं। मुश्किल काम तो बेटे है ही नहीं। आपको मैं बता रहा हूं सबसे आसान क्या? सबसे आसान है अकाउंट्स। अकाउंट्स सबसे आसान पेपर है, विश्व भर में सारे सब्जेक्ट से आसान है। क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ चाहिए कॉमन सेंस, और कुछ भी चीज नहीं चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए होती है। आइए मेरे साथ साथ और यहां पर क्वेश्चन लिखिए। एग्जाम्पल